सब हेडिंग डाल लो। पदार्थ की द्वैती प्रकृति, यानी कि हमने पढ़ी थी प्रकाश की द्वैती प्रकृति, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की द्वैती प्रकृति। द्वैती प्रकृति का मतलब होता है इसमें कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि प्रकाश में भी फोटोन होते हैं, तो जब वो क्रिया करते हैं तब कण की तरह व्यवहार करता है, और जब वो चलते हैं, फोटोन चलते हैं, तो वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे ही पदार्थ में भी दो गुण पाए जाते हैं। ये किसने बताया था? एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली। सन 1924 में उन्होंने इस बात की खोज की थी, डी ब्रोगली ने, कि जिस तरह प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी तरह पदार्थ में भी कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। कैसे? जैसे कोई पदार्थ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, तो जो सूक्ष्म कण है वो क्या कहलाएंगे पदार्थ में? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो आप सब जानते हो, अपन ने विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ी थी, जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो कण है और चलते हैं तब वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसी प्रकार पदार्थ में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कण है, और जब ये गति करते हैं तो वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो पदार्थ में कितनी प्रकृति है? पदार्थ की दो प्रकृति है। कौन कौन सी? तरंग और कण की। ठीक है। सन 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि जिस तरह प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी तरह पदार्थ में भी कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो उनकी प्रकृति कण जैसी होती है, और जब वो संचरण करते हैं तो उनकी गति तरंग जैसी होती है। अर्थात पदार्थ की द्वैती प्रकृति होती है। पदार्थ दो रूपों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछ लेता है कि पदार्थ की द्वैती प्रकृति को समझाइए। तो आप कह देना किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कण की तरह व्यवहार करते हैं, और जब वो चलते हैं तो वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब उस पदार्थ में कण भी है और उस पदार्थ में तरंग का गुण भी पाया जाता है। बोलो, समझ में आ गया? आ गया। तो अब देखो, एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में हो सकता आ ही जाए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चालू हो गए यहाँ से। ठीक है, हेडिंग लगा लो, डी ब्रोगली समीकरण क्या है? डी ब्रोगली ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ की द्वैती प्रकृति सिद्ध की थी। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली समीकरण क्या है? ठीक है, और अथवा है इसका सिद्ध करो, अथवा भी आता है। सिद्ध करो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एच अपॉन एम इंटू बी, ये सिद्ध करना है। हालांकि आप एच जानते होंगे, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, और एम जानते होंगे द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान है, और भी आप जानते होंगे वेग, कण का वेग है, और लैम्डा आप जानते होंगे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, सब चीजें जानते हो। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य बराबर प्लांक नियतांक अपॉन एम इंटू भी। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे एम इंटू बी, ये द्रव्यमान और ये वेग। बताओ द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हो? जिसमें पढ़ा है, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या होता है? बताओ, संवेग। क्या होता है? संवेग। तो m इंटू बी इक्वेशन पढ़ोगे, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर होता है संवेग। ठीक है, ये अपन ने सिद्ध करना है कि लैम्डा बराबर यानी तरंग दैर्ध्य बराबर h अपॉन m इंटू बी। अच्छा, एक अथवा हमें क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो तरंग दैर्ध्य
संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक ये भी आता है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा संवेग के व्युत्क्रमानुपाती, संवेग माने p के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी सिद्ध करने को आता है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा संवेग माने p के व्युत्क्रमानुपाती, यदि समानुपाती कहता तो क्या था, लैम्डा समानुपाती p, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/p। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, डी ब्रोगली समीकरण क्या है समझाइए या व्यंजक प्रतिपादित करो। दूसरा, सिद्ध करो लैम्डा बराबर h/mv। तीसरा, सिद्ध करो द्रव्य तरंग दैर्ध्य लैम्डा संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ, अब आता है अपन सॉल्यूशन की बारी। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि डी ब्रोगली समीकरण क्या है। तो डी ब्रोगली समीकरण होता है तरंग दैर्ध्य और संवेग, जी संवेग है m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग में संबंध बताने वाली समीकरण डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है। कितनी अच्छी डेफिनेशन है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग द्रव्यमान इंटू वेग में संबंध बताने वाली समीकरण, यानी यही समीकरण क्या है, डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब आती है कि अपन को इसको सिद्ध करना है। तो सभी व्यंजक हेडिंग डाल लेंगे, इसका व्यंजक, अपन को इसका व्यंजक लिखना है। तो व्यंजक आएगा कैसे, देखो आपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, पूरा नाम था इनका मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो देखो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या दिया था कि ऊर्जा बराबर h न्यू, यही था। ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है और h प्लांक देता था, तो E बराबर h न्यू। इसको मान लो समीकरण 1 और लिख दो कौन चीज क्या है। अच्छा, एक आइंस्टीन का भी था। ठीक है, जहां मैं लिख देता हूं, जहां E बराबर क्या है, ऊर्जा है, और H बराबर क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू बराबर क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति। ठीक, अब ये तो मैक्स प्लांक ने कहा था कि ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति। एक वैज्ञानिक और थे जो बहुत ही फेमस थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन, नाम सुना होगा इनका, सुना है किसी ने? आइंस्टीन का नाम सुना है? नहीं सुना? आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के ही थे ये, है ना। आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के सिद्धांत से आइंस्टीन ने ये कहा कि ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। E बराबर mc²। m क्या है, द्रव्यमान, c क्या है, वेग, किसी तरंग का वेग, प्रकाश का वेग, है ना। यानी कि ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। बिल्कुल दोनों ही सही बातें हैं। डी ब्रोगली ने क्या किया था, इन दोनों वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जो समीकरण प्राप्त हुई उसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। डी ब्रोगली ने कैसे निकाली थी समीकरण, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के सिद्धांत दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो एक नई समीकरण का निर्माण हुआ जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। देखो मिला दो, इसको इक्वेशन मान लो 2। अब तुम बताओ, ये भी E बराबर है, ये भी E बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा, ये तो लिख लो,
m क्या है, m बराबर है कण का द्रव्यमान, ठीक है, कण का द्रव्यमान, और c क्या है, वेग है, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, इन दोनों को बराबर कर दो, यानी E बराबर एच न्यू और E बराबर एम सी स्क्वायर, दोनों बराबर कर दोगे तो अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। देखो E बराबर एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तुम जानते हो, C बराबर न्यू लेमडा, जानते हो कि नहीं? तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा बताओ, C अपॉन लेमडा आ जाएगा कि नहीं? न्यू का मान निकालोगे तो लेमडा C के नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पे मान रख दूं H इंटू न्यू की जगह रख दूं C अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखो C से C एक कट गई, लेमडा को उधर ले जाओ, H बराबर एम सी इंटू लेमडा। अब हमें तो लेमडा का मान चाहिए, तो लेमडा का मान निकालोगे तो बताओ एच अपॉन क्या आ जाएगा, एम सी बराबर लेमडा। इसको सही लिख लो, या लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी। ये आ गया हमारा डी ब्रोगली समीकरण। लेकिन इसमें तो बी आ रहा है, इसमें सी आया है, कोई बात नहीं है, ये कण की प्रकृति भी रखता है और तरंग की प्रकृति भी रखता है। ये तरंग के लिए है सी, वो कण के लिए है भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे सी को बी से प्रतिस्थापित कर देंगे, क्योंकि कण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग जैसी भी होती है। हम लिख देंगे कण की प्रकृति, कण की प्रकृति तरंग जैसी भी होती है, तरंग जैसी होती है, तब तब C को V से प्रतिस्थापित करने, C को V से प्रतिस्थापित करने पर कर दो, क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू बी। यही डी ब्रोगली समीकरण, यही डी ब्रोगली समीकरण है, ठीक है। अब उसने एक क्वेश्चन और दिया था इसी का अथवा कि द्रव्य तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो इसको भी हम सिद्ध कर देंगे, कैसे होगा मैं इधर कर देता हूँ। लेम जे एम इंटू बी क्या होता है, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू बी बराबर होता है संवेग, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, एम इंटू बी बराबर क्या है, पी। यहाँ पे मैं क्या रख दूं, लेमडा बराबर एच अपॉन एम इंटू बी की जगह क्या लिख दूं मैं, पी। तो लेमडा बराबर क्या आएगा, एच अपॉन पी। बताओ लेमडा और पी में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। लेमडा ऊपर है, ये नीचे है, तो एक दूसरे में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती पी, या इसको बोलने का देखो तरीका सीखो, या तो ऐसे बोलो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती पी, या फिर ऐसे बोलो लैम्डा समानुपाती 1/p। समानुपाती बोलोगे तो 1/p, व्युत्क्रमानुपाती बोलोगे तो पी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे, 1/में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसको मान लो समीकरण 3, और नीचे लिख देना समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डी ब्रोगली समीकरण हो गया, समझ में आ गया था बच्चों? हाँ सिंपल था। बोलो मैं कहूं कि तुम मन में ही बताओ तो कैसे, तो तुम कहोगे सर
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत E बराबर एच न्यू और आइंस्टीन के सिद्धांत E बराबर एम सी स्क्वायर को बराबर कर दो, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, डी ब्रोगली समीकरण आ जाएगा और C को B से प्रतिस्थापित कर दो। तीन वर्ड है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत E बराबर एच न्यू, आइंस्टीन का सिद्धांत E बराबर एम सी स्क्वायर और एच न्यू दोनों बराबर कर दो तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी आ जाएगा और सी को बी से प्रतिस्थापित कर दो तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी आ जाएगा। ठीक है, और समानुपाती पी लाना है तो एम इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, संवेग पी लिख दिया तो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन दोनों मिलके आते हैं एक साथ, कैसे आता है, पदार्थ की द्वैती प्रकृति से आप क्या समझते हो, डी ब्रोगली समीकरण व्युत्पन्न करो। ठीक है, चलो अब इस पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो तुम कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं करके दिखाओ। 0.1 किलोग्राम 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। देखो हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी है, मतलब फॉर्मूला तो हमारे पास क्लियर है, यही लगने वाला है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू बी। इसके लिए हमें दिया क्या क्या है वो देख लो। तो सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, क्या दिया है, एक तो द्रव्यमान दिया है m बराबर 0.1 किलोग्राम और वेग दिया है v 10 मीटर प्रति सेकंड और क्या h हम जानते हैं, h बराबर प्लांक नियतांक है 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। ये बेटा ना मान याद करना पड़ेगा क्योंकि ये मान वो देगा। उसके बाद आप मान रख दो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू बी, तो लैम्डा बराबर 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड अपॉन एम कितना दिया है 0.1 इंटू वी कितना दिया है 10। ठीक है, अब आप देखो ये दशमलव को हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो लैम्डा बराबर बताओ कितना आ गया 6.626 10 टू द पावर -34। ठीक है, -34 और लैम्डा की इकाई है, बताओ इकाई क्या होगी इसकी, मीटर, क्योंकि ये कौन सी पद्धति है जूल सेकंड, ये एमकेएस पद्धति और एमकेएस पद्धति में क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, यदि तुम्हें प्रॉपर इकाई चाहिए तो इकाई नोट्स में मैंने निकलवाई है, तुम देख लेना। एक जूल बराबर क्या होता है, आप देखना, एक जूल बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस में होता है। ठीक है, एक जूल में। तो यदि आप इकाई इसकी निकालना चाहते हो कि मीटर कैसे आई, तो देखो मैं तुम्हें निकलवाता हूँ। ऊपर कौन सी इकाई आएगी, जूल इंटू सेकेंड, देखो इसकी इकाई क्या है जूल, और मैंने जूल की जगह क्या लिख दिया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड। और बताओ नीचे क्या आएगी, नीचे ये क्या दिया है, किलोग्राम और वेग कितना दिया है, ये मीटर
इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से एक मीटर कैंसिल, बताओ ऊपर क्या बचा, मीटर। ये एक सेकंड से एक सेकंड कट गया तो माइनस बचा, सेकंड इनवर्स। और नीचे क्या बचा, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स कट गया, क्या बचा, मीटर। तो आप इकाई भी देख सकते हो, लैम्डा की इकाई यहाँ कितनी हो गई, मीटर। बताओ ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत समझाइए। आ गया ये वाला क्वेश्चन, मैंने कहा था एक दिन कि ये क्वेश्चन आएगा। हाइजेनबर्ग, हाइजेन या हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत समझाइए। नाम से पता चल रहा है अनिश्चितता, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा सिद्धांत दिया होगा जिसमें निश्चितता नहीं रही होगी। तो मैं बताता हूं इन्होंने क्या कहा था। देखो, एक तो इनका पूरा नाम है बर्नर हाइजेनबर्ग। 1927 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, पूरा नाम है इनका बर्नर हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। और इन्होंने कहा था कि परमाणु संरचना के संबंध में, परमाणु संरचना के संबंध में, जैसे परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है अंदर, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हो सकता है पहली कक्षा में हो, कुछ दूसरी में हो, कुछ तीसरी में हो, जरूरी नहीं है वो कहाँ है। ठीक है, तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि किसी सूक्ष्म कण, सब लिखो साथ साथ, किसी सूक्ष्म कण, कोई भी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का, इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। संवेग का एक साथ, मतलब दोनों चीजें एक साथ बताना है, एक साथ सही सही निर्धारण, निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, एक साथ दोनों चीजें बता पाना संभव नहीं है। क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें, जैसे कोई भी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी स्थिति पोजीशन, यानी कि ये कहां पर है स्थिति, और दूसरा संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी m इंटू बी, और संवेग इसको बोलते हैं p। तो संवेग में क्या गया, उसका द्रव्यमान कण का और उसका वेग, माने कण का वेग भी और उसकी स्थिति पोजीशन, जैसे पहली कक्षा में है या दूसरी में है या तीसरी में है, ये भी बताना है, और ये भी बताना है कितने वेग से घूम रहा है, मतलब स्थिति, पोजीशन और उसका वेग और उसका द्रव्यमान, ये दोनों चीजें एक साथ बता पाना संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस सिद्धांत का नाम बताओ क्या होगा, अनिश्चितता सिद्धांत। इसमें निश्चितता नहीं है, इसमें अनिश्चितता है, इसमें गलती होती है, दोनों चीजों का एक साथ मापन करना। बोलो समझ में आया, किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी उसकी पोजीशन और संवेग का एक साथ सही सही निर्धारण संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहा है, कितने वेग से घूम रहा है, ये दोनों चीजें एक साथ बता पाना संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। समझ में आया बोलो।
अब इसका गणितीय स्वरूप, गणितीय स्वरूप, गणितीय रूप में उन्होंने इसको किस तरह से व्यक्त किया, देखो, यदि गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, पोजीशन कहां पर है, स्थिति में अनिश्चितता उन्होंने मान ली, यानी पोजीशन में अनिश्चितता मान ली उन्होंने डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन उसकी कहां पर है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया कि यहां से यहां होगी अनिश्चितता, जैसे हम कहते हैं ये हो सकता है यहाँ तक, ऐसे ही उन्होंने स्थिति में अनिश्चितता मान ली कि पहली दूसरी कक्षा में होगा, तो उसको मैंने क्या मान लिया, पहली से दूसरी, यानी x1 से x2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स। ये अनिश्चितता हो गई किसमें, स्थिति में। और एक मान ली उन्होंने संवेग में अनिश्चितता, तथा संवेग में अनिश्चितता, तथा संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, यानी संवेग उसका मान लिया कि P1 से P2 होगा, ठीक है, तो संवेग में अनिश्चितता को मैंने मान लिया डेल्टा P, ठीक है, संवेग में अनिश्चितता कितनी मान ली, डेल्टा P, क्योंकि संवेग क्या होता है, P हो, तो इनका गुणनफल, इनका गुणनफल, इनका दोनों का गुणनफल हमेशा h/4 से हमेशा ही या तो बराबर होगा या इससे अधिक होगा, इनका गुणनफल h/4 के बराबर या इससे अधिक होगा, इससे अधिक होगा, या तो इसके बराबर होगा या इससे अधिक होगा, किन दोनों का गुणनफल, स्थिति में अनिश्चितता और संवेग, स्थिति मैंने क्या मान ली, डेल्टा एक्स, इंटू संवेग क्या मान लिया, डेल्टा पी, हमेशा या तो इससे क्या होगा, अधिक होगा या इसके बराबर होगा, किसके, h/4, ये क्या चीज है, h है प्लांक नियता जो फिक्स है, 4 का मान भी फिक्स है, भाग दोगे तो कुछ न कुछ, तो ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को एक साथ मापना है, तो कुछ गलती होती है, कितनी गलती होती है, h/4 के बराबर गलती होती है, या इससे भी अधिक हो सकती है, बताने में या तो इतनी गलती होगी इतने मान की, या फिर इससे भी अधिक हो सकती है, तो डेल्टा एक्स का मान कुछ न कुछ होगा, डेल्टा पी का मान कुछ सोचा होगा, इन दोनों का गुणनफल हमेशा h/4 के बराबर और इससे अधिक हो सकता है। h आप जानते हो प्लांक नियतांक है 6.626 10⁻−34 जूल सेकंड, और 4 और पाई का मान 3.14, इसका आप भाग देके सॉल्व करोगे तो कुछ न कुछ मान आएगा, वो मान इन दोनों के गुणनफल की क्या आएगी, गलती आएगी, अनिश्चितता आएगी। बोलो ये डेरिवेशन समझ में आ गया, कुछ खास नहीं था डेरिवेशन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति यानी पोजीशन और उसके संवेग में, संवेग का एक साथ सही सही निर्धारण संभव नहीं है। माना स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और उसके संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो, तो इनका गुणनफल h/4 के बराबर या इससे अधिक होगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। 3.6 मैं बोल रहा हूं, तुम लिखो 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तुम लिखते जाओ, मैं भी तो लिख रहा हूं धीरे धीरे, तरंग दैर्ध्य वाले, तरंग दैर्ध्य वाले एक प्रोटॉन के द्रव्यमान की गणना करो, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान की गणना करो। 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक प्रोटॉन की गणना
प्रोटॉन के द्रव्यमान की गणना करो, यानी आपको द्रव्यमान फाइंड करना, ठीक है। और फॉर्मूला तो वही है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू बी, ठीक है। क्या दिया है, लैम्डा दिया है 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब जी एंगस्ट्रॉम में दिए, ऐसे बदल लो मीटर में, 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये मीटर में कन्वर्ट कर लो। c बराबर कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और h बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला हमारा लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू बी। h कितना दिया है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, अपॉन m कितना दिया है, द्रव्यमान तो निकालना है, m लैम्डा कितना दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और अपन को v की जगह क्या कन्वर्ट कर लें इसमें, c कितना दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो m निकालना है, m को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ, तो देखो m बराबर 6.626 10⁻⁻34 अपॉन 3.6 10⁻⁻10 और 3 इंटू 10⁸, इसको कर लो सॉल्व और मुझे आंसर बताओ। सॉल्व करना है तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 3 का और 3.6 का मल्टीप्लाई कर लो, इसका और इसका, तो कितना आ जाएगा 10.6 आ जाएगा, है ना। 10.8 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, और ये 10 पे घात 10 है और 10 पे घात 8 है, तो बताओ कितना बचेगा, 10 पे घात -2 बचेगा कि नहीं, 10 पे घात -2 बचा, इन दोनों को सॉल्व किया तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 10.8 का अलग वो 10 का भाग दोगे तो ये दशमलव कहाँ जाएगी, यहाँ थोड़ी सी ये वैल्यू और कम हो जाएगी क्योंकि पॉइंट में 8 है, और ये 2 घात ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 34 में से 2 घात और गई तो कितनी बची, 32 बची। तो देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, m बराबर इसका भाग दोगे इसमें तो लगभग ये पॉइंट कहाँ जाएगा, खिसक के आगे आ जाएगा, और 6.61 10.8 का भाग देना है तो 0.6135 जो आएगा देख लेना तो, ठीक है, इंटू 10⁻, ये 2 पर जाएगा, 34 में से 2 है तो बचेंगे 32, और ये इकाई आ जाएगी किलोग्राम। अब तुम्हें इकाई निकालनी हो तो वही जूल की जगह क्या लिख लेना, जो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, इसकी जगह लिख लेना, सेकंड ये है ही, नीचे की इकाई भी लिख लेना इन दोनों की, अपने आप इकाई इसकी फाइंड आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, किलोग्राम। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया।